विद्यार्थियों, अब हम पढ़ेंगे रूसो की सामान्य इच्छा की अवधारणा। रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत की ही नहीं अपितु हम कह सकते हैं कि उसके संपूर्ण राजनीतिक दर्शन की का केंद्रीय बिंदु जो है या उसके संपूर्ण राजनीतिक दर्शन की केंद्रीय अवधारणा जो है वो सामान्य इच्छा की अवधारणा है। रूसो ने सामान्य इच्छा की अवधारणा के द्वारा दो विरोधी तत्वों में संतुलन व सामंजस्य स्थापित किया है। उसने इस अपनी अवधारणा के माध्यम से व्यक्ति की स्वतंत्रता व राज्य की सत्ता में लोकप्रिय संप्रभुता व कानूनी संप्रभुता में, या हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत हित व सार्वजनिक हित में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है या सामंजस्य स्थापित किया है। अब हम पढ़ेंगे कि रूसो की सामान्य इच्छा का अर्थ और परिभाषा। देखिए, रूसो के अनुसार राज्य जो है वो एक नैतिक सावयव या शरीरधारी है, प्राणी है, और राज्य के पास सार्वजनिक हित की एक इच्छा होती है जिसे वह सामान्य इच्छा कहता है। रूसो ने सामान्य इच्छा की धारणा को व्यक्तियों की दो प्रकार की इच्छाओं की मदद से स्पष्ट किया है। और रूसो का मानना है कि सार्वजनिक हित के संदर्भ में व्यक्ति की दो प्रकार की इच्छाएं होती हैं, या हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर दो प्रकार की इच्छाएं पाई जाती हैं। पहली है यथार्थ इच्छा। यथार्थ इच्छा कैसी होती है, इस बारे में उसका मानना है कि यथार्थ इच्छा व्यक्ति की स्वार्थपूर्ण इच्छा होती है, जिसके अनुसार उसका मानना है कि जिसके अनुसार किसी भी मामले में सार्वजनिक हित की तुलना में व्यक्तिगत हित को व्यक्ति महत्व देता है। दूसरी प्रकार की इच्छा जो है वो बताई है उसने आदर्श इच्छा। आदर्श इच्छा व्यक्ति की नैतिकतापूर्ण इच्छा होती है। इसके अनुसार व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के स्थान पर सार्वजनिक हित को या सामाजिक हित को अधिक महत्व देता है। यानी कहने का मतलब है कि आदर्श शिक्षा में व्यक्ति व्यक्तिगत हित की तुलना में सामाजिक हित को अधिक महत्व देता है, उस दृष्टि से अधिक काम करता है। रूसो का तर्क है कि आदर्श शिक्षा व्यक्ति के हित या सामाजिक हित में सामंजस्य स्थापित करने वाली इच्छा। यानी आदर्श शिक्षा का काम क्या है कि वो व्यक्ति की जो ये दो प्रकार की इच्छाएं हैं, यथार्थ इच्छा और आदर्श शिक्षा, इन दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करती है। व्यक्ति स्वयं संपूर्ण समाज का अंग है, और जब आदर्श शिक्षा के द्वारा संपूर्ण समाज का हित किया जाता है तो समाज के एक अंग के रूप में व्यक्ति का भी हित हो जाता है। रूसो के सामाजिक समझौते के अनुसार जैसे सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्वों का योग तथा एकीकरण से राज्य का जन्म होता है, राज्य का निर्माण होता है, वैसे ही वह बताता है कि सभी व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं के पारस्परिक योग तथा एकीकरण से राज्य की इच्छा या सामान्य इच्छा का जन्म होता है। इस प्रकार सामान्य इच्छा संपूर्ण समाज अर्थात राज्य की इच्छा है, और उसका प्रमुख लक्षण जो है वो सार्वजनिक हित की अभिव्यक्ति या सामान्य हित की अभिव्यक्ति, रक्षा और वृद्धि होती है। इस प्रकार से उसने सामान्य इच्छा का अर्थ बताया है, और इसी संदर्भ में सामान्य इच्छा की कुछ विचारकों के द्वारा परिभाषाएं भी दी हैं। जैसे आशीर्वादम ने कहा है कि सामान्य इच्छा की परिभाषा एक समाज के सदस्यों की आदर्श इच्छाओं के योग के रूप में, अथवा इससे भी अधिक अक्षय शब्दों में कहें तो आदर्श इच्छाओं के एकीकरण के रूप में कही जा सकती है। यानी आदर्श इच्छाओं का एकीकरण जो है वो सामान्य इच्छा है। बोसांकी जैसे विचारकों का यह मानना है कि सामान्य इच्छा संपूर्ण समाज की सामूहिक इच्छा है, अथवा सभी व्यक्तियों की ऐसी इच्छाओं का समूह है जिसका लक्ष्य सामान्य हित होता है। टी.एच. ग्रीन ने भी सामान्य इच्छा की एक परिभाषा दी है,
और उन्होंने बड़ी संक्षिप्त परिभाषा दी है, सटीक परिभाषा दी है। सामान्य हित की सामान्य चेतना ही सामान्य इच्छा है। अब बात आती है कि इस सामान्य इच्छा को कहाँ ढूंढा जाए, समाज में उसका निवास स्थान कहाँ पर है, या उसको कैसे देखा जाए, उसको कैसे जाना जाए। तो रूसो जो है उसने उसके प्रकटीकरण के संबंध में बताया है। उसका मानना है कि सामाजिक समझौते सिद्धांत द्वारा जो है प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना होती है। अतः सामान्य इच्छा के निर्माण अथवा प्रकटीकरण के लिए शासन प्रणाली का उदाहरण जो है वो ज़्यादा उचित है। या सामान्य इच्छा का निर्माण किस प्रकार से होता है, या सामान्य इच्छा को किस प्रकार से लोग प्रकट करते हैं, तो उसके लिए वो एक शासन प्रणाली का उदाहरण देकर समझाता है। रूसो का मानना है कि जब किसी नागरिक सभा में सार्वजनिक महत्व का कोई विषय प्रस्तुत होता है तो प्रारंभ में नागरिक उस विषय पर अपनी यथार्थ इच्छा के अनुसार विचार प्रकट करते हैं, किंतु नागरिकों के व्यक्तिगत स्वार्थ कैसे होते हैं, परस्पर विरोधी होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्योंकि जब विचार विमर्श करते हैं तो सभी व्यक्ति अपने विचार किसी विषय के ऊपर व्यक्त करते हैं, तो सबके विचार कैसे हो जाते हैं, अलग अलग होते हैं और अलग अलग विचार व्यक्त करते हैं। लेकिन नागरिकों के व्यक्तिगत स्वार्थ अनेक होते हैं और परस्पर विरोधी होते हैं। अतः शीघ्र ही वे एक दूसरे की विचारों को तर्कपूर्ण ढंग से क्या करते हैं, अस्वीकार कर देते हैं। और ऐसी स्थिति में कुछ नागरिक जो हैं अपनी उस आदर्श शिक्षा के अनुसार उस विषय पर विचार प्रकट करते हैं। क्योंकि सभी नागरिकों की आदर्श शिक्षा कैसी होती है, समान होती है। अतः वे कुछ वाद विवाद के बाद इस आदर्श शिक्षा पर आधारित विचार से सहमत हो जाते हैं। इस प्रकार नागरिक सभा अपने बहुमत अथवा सर्वसम्मति से नागरिकों की इस इच्छा पर आधारित निर्णय को स्वीकार कर लेती है। किंतु अब इस निर्णय को संपूर्ण नागरिक समाज का निर्णय कहा जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक सभा नागरिक समाज तथा राज्य में कोई अंतर नहीं है। अतः इस निर्णय को राज्य का निर्णय या इच्छा कहा जाता है। यही रूसो की सामान्य इच्छा है। इस प्रकार से स्वयं रूसो ने सामान्य इच्छा के अब बताता है। यहाँ तो वो ये कह देता है कि सभी व्यक्ति सर्वसम्मति से अपनी आदर्श शिक्षा के वशीभूत होकर जो निर्णय लेते हैं वही सामान्य इच्छा है। लेकिन रूसो फिर कुछ और भी कहता है। वो कहता है कि स्वयं रूसो जो है वो सामान्य इच्छा के प्रकटीकरण के लिए ये प्रक्रिया तो बताता है, किंतु इसके साथ ही साथ वो स्पष्ट रूप से भी बताता है कि सामान्य इच्छा के प्रसंग में प्रक्रिया का इतना महत्व नहीं है जितना कि सार का है। सार से मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं उद्देश्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसका मानना है कि सामान्य इच्छा का सार है संपूर्ण नागरिक समाज का सार्वजनिक हित, या समाज के सभी व्यक्तियों का संपूर्ण हित जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या उसका सार कहा जा सकता है। उसका मानना है कि यह संभव है कि बहुमत अथवा सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय भी तात्कालिक उत्तेजना, राग और द्वेष की एवं भावुकता से प्रभावित एवं दूषित हो सकता है। यानी जो सर्वसम्मति से जो निर्णय सभी लोगों ने लिया है उसके पीछे उत्तेजना भी हो सकती है, राग द्वेष भी हो सकता है, भावुकता से प्रभावित होकर भी सभी लोग ऐसा निर्णय ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में वो उसका ये मानना है कि वह निर्णय सही अर्थ में सार्वजनिक हित की कसौटी पर कसा नहीं उतरेगा और इसलिए उसे सामान्य इच्छा नहीं माना जा सकता है। इसका कहने सरल अर्थों में उसका ये कहना है कि सामान्य इच्छा अल्प मत अथवा एक व्यक्ति द्वारा भी प्रकट हो सकती है, या एक व्यक्ति का विचार भी सामान्य इच्छा कही जा सकती है। शर्त यह है कि उसे सार्वजनिक हित के अनुरूप होना चाहिए। इस प्रकार से
रूसो के अनुसार कहा जा सकता है कि सामान्य इच्छा वही इच्छा होती है जो सबके हित की इच्छा हो और सब पर लागू हो, और इस इच्छा को सामान्य बनाने में मतदाताओं की संख्या की तुलना में उस सामान्य हित का ही महत्व होता है जो कि नागरिकों को एकता के सूत्र में बांधता है। अब है कि इस प्रकार से हम समझ गए कि सामान्य इच्छा जो है सभी व्यक्तियों के आदर्श इच्छाओं का जोड़ होता है, लेकिन कई बार सभी या बहुमत की इच्छा को भी सामान्य इच्छा कहता है, लेकिन साथ ही साथ वो कहता है कि कई बार बहुमत की इच्छा भी सामान्य इच्छा नहीं होती है, क्योंकि बहुमत का निर्णय भी जो है राग द्वेष से संपन्न हो सकता है और जो है स्वार्थपूर्ण हो सकता है। तो इसलिए एक व्यक्ति की इच्छा को भी सामान्य इच्छा कहा जा सकता है, बशर्ते कि वो जो है सार्वजनिक हित के अनुकूल होनी चाहिए, उसमें समाज का हित छुपा होना चाहिए। अब है सामान्य इच्छा की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है एकता। सामान्य इच्छा का जन्म नागरिकों की चूंकि आदर्श शिक्षा के एकीकरण के द्वारा होता है, अतः वह स्वयं एकता के लक्षण वाली होती है। ये संपूर्ण राष्ट्र को सार्वजनिक हित या एकता के आधार पर सार्वजनिक हित के आधार पर एकता के सूत्र में बांधती है। इन्हीं सामान्य इच्छा जो है वो राष्ट्रीय चरित्र के हिसाब से अनुरूप एकता पैदा करती है। अगला है स्थायित्व। सामान्य इच्छा संभावनाओं एवं संवेगों पर आधारित नहीं होती है, वह चंचल क्षणिक नहीं होती है। चूँकि सामान्य इच्छा का आधार विवेक है और विवेक जो है वो कैसा होता है, स्थायी होता है, अतः विवेक पर आधारित होने के कारण वह उसकी एक विशेषता बन जाती है स्थायित्व। यानी सामान्य इच्छा हमेशा स्थायी, अपरिवर्तनशील और कैसी होती है, पवित्र होती है। नेक्स्ट लक्षण है न्यायोचित। ये न्यायोचित होती है। सामान्य इच्छा व्यक्ति राज्य दोनों का हित करती है, इसलिए ये न्यायोचित भी होती है, क्योंकि समाज का हित तो होता ही है, क्योंकि सभी व्यक्तियों की हित की इच्छा होती है और व्यक्ति संपूर्ण समाज का अंग होता है, और इसलिए संपूर्ण समाज का अंग होने के कारण या जब संपूर्ण समाज का हित होता है, तो चूंकि व्यक्ति संपूर्ण समाज का अंग होता है, इसलिए उसका भी हित इसके द्वारा होता है। अगला है अध्येयता एवं अप्रतिनिधित्वता। सामान्य इच्छा नागरिक समाज में निवास करती है, अतः ये सदैव इसी में पाई जाती है। इसे नागरिक समाज से अलग करके किसी एक व्यक्ति अर्थात राजा अथवा वर्ग या किसी अर्थात कुलीन वर्ग अथवा संस्था अर्थात संसद आदि को सौंपा नहीं जा सकता है। इस प्रकार से सामान्य इच्छा कैसी होती है, अहस्तांतरणीय होती है, जिसको किसी को दिया नहीं जा सकता है। साथ ही साथ उसका कोई प्रतिनिधि भी नहीं हो सकता है, या वह इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं कि अन्य कोई व्यक्ति संस्था या वर्ग उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है, अतः इसमें अप्रतिनिधित्वता का गुण भी पाया जाता है। नेक्स्ट है अविभाज्यता। सामान्य इच्छा को विभिन्न अंशों, भागों या अंगों में नहीं बांटा जा सकता है। सामान्य इच्छा संपूर्ण नागरिक समाज रूपी शरीर में व्याप्त रहती है, उसकी किसी अंग जैसे राजा, वर्ग या संस्था में ये निहित नहीं रहती है। नेक्स्ट है कि सामान्य इच्छा में प्रभुसत्ता निहित है। रूसो का मानना है कि सामान्य इच्छा में बाध्यकारी शक्ति होती है और उसकी इस बाध्यकारी शक्ति को ही प्रभुसत्ता कहा जाता है। सामान्य इच्छा में निवास करने के कारण ही प्रभुसत्ता को औचित्य प्राप्त होता है, उसे पशुबल नहीं माना जाता है। सामान्य इच्छा के संसर्ग में रहने के कारण ही प्रभुसत्ता में अनेक लक्षण मौजूद उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे स्थायित्व, एकता, अविभाज्यता, अध्येयता आदि। नेक्स्ट है सर्वोच्चता एवं निरंकुशता। सामान्य इच्छा जो है वो संपूर्ण नागरिक समाज की एकीकृत इच्छा है, संपूर्ण समाज के सामान्य हित की इच्छा भी है,
अतः इसमें सर्वोच्चता एवं निरंकुशता का लक्षण भी पाया जाता है। अपने इस गुण के कारण ही सामान्य इच्छा व्यक्ति, वर्ग, संस्था आदि से ही नहीं हम कह सकते हैं, बल्कि जो दैवी, प्राकृतिक और परंपरागत नियम होते हैं उनसे भी उच्च होती है और वास्तव में ये सब सामान्य इच्छा के अधीन होते हैं। नेक्स्ट है कानूनों का स्रोत। नैतिक दृष्टि से सामान्य इच्छा जो है संपूर्ण नागरिक समाज के हित की इच्छा है, अतः वह कैसी है, अपने आप में सदैव न्यायपूर्ण होती है, उचित कही जाती है। भौतिक दृष्टि से सामान्य इच्छा जो है सर्वोच्च और निरंकुश होती है, प्रभुसत्ता भी सामान्य इच्छा के अधीन होती है और इसलिए इन विशेषताओं के कारण रूसो सामान्य इच्छा को क्या कहता है कि कानून का स्रोत मानता है। उसका मानना है कि कानून का स्रोत प्रभुसत्ता नहीं है अपितु सामान्य इच्छा है। सामान्य इच्छा की आज्ञा का कोई भी व्यक्ति विरोध नहीं कर सकता है। यदि कोई सामान्य इच्छा की आज्ञा का पालन नहीं करता है तो उसे पालन करने के लिए बाध्य किया जाएगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि वह सामान्य इच्छा को कानूनों का स्रोत मानता है।